नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। दोस्तों, अपनी सीडीपी की क्लास में हम पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा में हमने जाना था अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमने जाना था कि जो अभिप्रेरणा शब्द है ये इंग्लिश के मोटिवेशन शब्द से आया हुआ है। जो अभिप्रेरणा शब्द है ये कहां से आया है, तो आपका जो अभिप्रेरणा शब्द है, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे लिखते हैं, नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो शब्द है आपका, ये इंग्लिश के मोटिवेशन शब्द से बना है। हमने ये बात पिछले क्लास में कर ली है। एक क्विक रिकैप है आप लोगों के लिए। मोटिवेशन शब्द जो है ये इंग्लिश का शब्द है। ये शब्द आया है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से। मोटम शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है चलाना या गतिमान करना। क्या अर्थ होता है? चलाना या गतिमान करना। इतनी बातें हमने अपने पिछले क्लास में कर ली है। उसके बाद हमने अधिगम के सिद्धांत शुरू किया था और कुछ सिद्धांतों पर भी हमने बात कर ली थी। उसी क्रम में हमको आगे बढ़ना है और कुछ और सिद्धांतों के बारे में हमें बात करनी है। एक सेकेंड रुकिएगा। शुरू करते हैं। हमने अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत लिए थे और उसी क्रम में आगे बढ़ना है। और आज हमें लेना है जो सबसे पहला सिद्धांत जिसे हम लेने जा रहे हैं, वो है आपका, किसका सिद्धांत आज हमें सबसे पहले लेना है? तो आज हम जो सबसे पहला सिद्धांत लेने जा रहे हैं वो है डगलस एवं मैकग्रेगर का। किसका है? डगलस एवं मैकग्रेगर का सिद्धांत। तो हेडिंग है आपकी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। पहला सिद्धांत जो हम लेने चल रहे हैं वो है डगलस एवं मैकग्रेगर का सिद्धांत। डगलस एवं मैकग्रेगर का सिद्धांत। सबसे पहले हम जिसे लेने जा रहे हैं वो क्या है? डगलस एवं मैकग्रेगर का सिद्धांत। एक मिनट, डगलस एवं नहीं, डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर के सिद्धांत की बात करें तो डगलस का यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों को दिखाता है। क्या बात की है डगलस एवं मैकग्रेगर ने? तो डगलस एवं मैकग्रेगर ने कहा है कि जो हमारी अभिप्रेरणा होती है इसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है एक्स पक्ष, एक पक्ष होता है आपका वाई पक्ष। एक पक्ष होता है एक्स पक्ष। एक्स पक्ष जो होता है आपका, उसको इन्होंने नकारात्मक पक्ष का नाम दिया। जो एक्स पक्ष होता है वो आपका नकारात्मक पक्ष होता है। वहीं जो दूसरा पक्ष होता है आपका वाई पक्ष, उसे इन्होंने सकारात्मक पक्ष बताया। तो इन्होंने अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा। इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहला पक्ष होता है एक्स पक्ष, दूसरा पक्ष होता है वाई पक्ष। ठीक है? तो डगलस ने अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने अभिप्रेरणा के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को दिखाया है। आइए समझते हैं इनका एक्स पक्ष और वाई पक्ष का सिद्धांत। इसको बनाते हैं हम एक्स पक्ष, यहां लिखिए, जो कि आपका होगा नकारात्मक, यानी कि इसको छोटे में लिखिए, नेगेटिव। ये हो गया आपका एक्स पक्ष नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका वाई पक्ष, जो कि हो जाएगा आपका पॉजिटिव। एक्स पक्ष क्या होगा आपका? वाई एक्स पक्ष अगर आपका नेगेटिव है तो वाई पक्ष आपका
पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये आपका तानाशाही की बात करता है, इसमें तानाशाही की बात हुई। ये कैसा होता है, तो ये शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित। तानाशाही, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। वही जब इसकी बात करते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो यहां पर होगा प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक दिख रहा है ना, प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित, प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित शिक्षा। क्या है इसमें, प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है आपके पॉजिटिव पक्ष में। और कुछ पार्ट्स में इसको करके देखें डिटेल में। यहां पर क्या होगा, जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां पर शिक्षक हावी होगा, शिक्षक हावी होगा। क्या होगा, शिक्षक हावी होगा, मतलब जो शिक्षक कह देगा वही सही है, बाकी सब गलत है। तानाशाह होगा शिक्षक, तानाशाह शिक्षक, बच्चों की इच्छाओं को जो ना समझे। तानाशाह शिक्षक, शिक्षक हावी होगा, तानाशाह शिक्षक होगा। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि इसमें बच्चा जो है वो निष्क्रिय होगा। क्या होगा, बच्चा निष्क्रिय होगा, बच्चा निष्क्रिय होगा। तो देखा आपने कि तानाशाही शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक हावी होगा, तानाशाह शिक्षक होगा, बच्चा निष्क्रिय होगा। इस टाइप की शिक्षा को हम बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं, इस टाइप की शिक्षा को हम बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। जो आपकी बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षा होगी, इसमें आपका बच्चा जो है वो एक्टिव होगा। क्या बात करता है आपकी प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित शिक्षा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या बात करता है आपका प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए यहां पर शिक्षक, शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी बराबर माने जाते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी बराबर हैं, शिक्षक शिक्षार्थी बराबर हैं, शिक्षक शिक्षार्थी बराबर की इज्जत मिलती है दोनों को। विद्यार्थी को थोड़ी वरीयता मिलती है, तो शिक्षार्थी को वरीयता, शिक्षार्थी को वरीयता। और जो तीसरा पॉइंट है आपको, शिक्षक शिक्षार्थी बराबर है, शिक्षार्थी को वरीयता मिलती है। और साथ ही साथ जो शिक्षार्थी होता है उसकी रुचि को वरीयता मिलती है, मतलब जो बच्चा करना चाहता है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो शिक्षार्थी की रुचि को वरीयता, शिक्षार्थी की रुचि को वरीयता देते हैं। यह रहा आपका पूरा का पूरा सिद्धांत। अभिप्रेरणा का जो आज हम पहला सिद्धांत ले रहे हैं वो है डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत। इन्होंने 2 पक्ष बताए हैं, अभिप्रेरणा के 2 पक्ष बताए हैं, नेगेटिव पक्ष, पॉजिटिव पक्ष, यानी कि एक्स पक्ष और वाई पक्ष। इन्होंने कहा है तानाशाही शिक्षक केंद्रित बताया, एक पक्ष जो आपका नेगेटिव है उसको बताया है तानाशाही शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तानाशाही शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगा क्या, इसमें शिक्षक हावी होगा, तानाशाह शिक्षक होगा, बच्चा निष्क्रिय होगा। वही प्रजातांत्रिक शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को बराबर बताया गया है, शिक्षार्थी को वरीयता दी गई है, शिक्षार्थी की रुचि को वरीयता दी गई है। शिक्षार्थी की
रुचि को वरीयता दी गई है। जो डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत है, जो डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत है, इसे हम और भी कुछ नामों से जानते हैं। वो नाम है इन्हें डगलस मैकग्रेगर का जो सिद्धांत है, इसे x/y, का/खा, x/y, का/खा और a/b का सिद्धांत, a/b का सिद्धांत इन नामों से जानते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिद्धांत, जो डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत, जिसे एक्स वाई का खा या a/b यानी कि किसी भी इन दो में से, क्योंकि इस जो इनका सिद्धांत है उसके दो पक्ष हैं, इसी वजह से इसे देखिए हमने एक्स वाई लिया है, आप एक्स वाई की जगह का खा रख सकते थे, आप ए बी रख सकते थे, किसी कोई भी चीज उनमें से एक उठा के यहां पर रख सकते थे। हमने एक्स और वाई की बात की है। एक्स पक्ष आपका नेगेटिव है, वाई पक्ष आपका पॉजिटिव है। तानाशाही शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात करता है, शिक्षक हावी होता है, तानाशाही शिक्षक होता है, बच्चा निष्क्रिय होता है। वही जो आपका वाई पक्ष या पॉजिटिव की बात करें तो प्रजातांत्रिक शिक्षा की बात करती है, बात होती है, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है। शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को बराबर कहा गया है, शिक्षार्थी को वरीयता दी गई है, शिक्षार्थी की रुचि को वरीयता दी गई है। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। याद रखने वाली जो बात है यहाँ पे वो है डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत, जो कि है एक्स वाई का खा ए बी का सिद्धांत। इसमें इन्होंने दो पक्ष बताए हैं, पॉजिटिव पक्ष और नेगेटिव पक्ष। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें। आज का जो दूसरा सिद्धांत हम लोग लेने वाले हैं, जो आज का दूसरा सिद्धांत हम लेने वाले हैं वो है एल्डरफर का सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिएगा, एल्डरफर का सिद्धांत। एल्डरफर का ईआरजी का सिद्धांत क्या है? ईआरजी अभी हम लोग समझने वाले हैं। ईआरजी एल्डरफर एल्डरफर का ईआरजी का सिद्धांत, एल्डरफर का ईआरजी का सिद्धांत, ठीक है। क्या होता है ईआरजी? पहले ईआरजी को समझ लेते हैं। ई आर देन जी, ईआरजी। चलिए, ई फॉर एग्जिस्टेंस, E for existence, R for relativeness, R for relativeness, G for growth। तो ये रहा आपका एल्डरफर का ERG सिद्धांत। E for existence, R for relativeness, R for relativeness and G for growth। G for ERG का सिद्धांत। और डिटेल में इसको हिंदी में समझते हैं। जो आपका पहला पॉइंट इसमें बनता है एग्जिस्टेंस, इसको ऐसे बनाइएगा। जो एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व, अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी। जो दूसरा पॉइंट है आपका आर यानी कि रिलेटिवनेस, उसको बोलते हैं अस्तित्ववादी मांग, संबंधवादी, संबंधवादी मांग, अस्तित्ववादी मांग, संबंधवादी मांग। और जो तीसरा है आपका वो है समृद्धि की मांग, समृद्धि, समृद्धि की मांग, समृद्धि की मांग। तो ये रहे आपके तीनों पॉइंट्स। अच्छा, अस्तित्व के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको इस धरती पर जिंदा रहना है, आपको जीवन चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? आपको कोई मार न डाले। पता चले रात को आप सो रहे हैं, अचानक से आया शेर
आपके ऊपर जंगल में आप लेटे हुए हैं, उसने आपके ऊपर अचानक से आक्रमण कर दिया, उसने आपके ऊपर अचानक से आक्रमण कर दिया और आप राम नाम सत्य। तो सबसे जो बेसिक चीजें, हमें भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ठीक है, खाना कपड़ा और मकान। तो भोजन, घर चाहिए, सुरक्षा चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो भोजन, घर और सुरक्षा ये हमारे अस्तित्व को बनाए रखने वाली मांगे हैं। संबंध, हम संबंध बनाने में मानव बहुत तेज होता है, तो उसके लिए संबंध के लिए उसके पास परिवार है, मित्र हैं, और कौन है संबंध बनाने के लिए? रिश्तेदार हैं, और बाकी जो पास पड़ोसी आपके पास जो भी हैं सबको लिख लीजिएगा इसमें। तीसरा जो है आपका समृद्धि की मांग। तो समृद्धि के लिए आपको क्या चाहिए? सफलता चाहिए, संपत्ति चाहिए, यही सारी चीजें तो चाहिए समृद्धि के लिए। तो सफलता चाहिए, सफलता, संपत्ति, लक्ष्य प्राप्ति, बाकी हेन तेन फलाना धमाका जो इतना कुछ मन करे आपको, जिससे आपको लगता है आपको समृद्धि मिल रही है, वो सारी पॉइंट्स आप इसमें डाल रहे हैं। तो ये रहा अभिप्रेरणा के ईआरजी का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि अभिप्रेरणा का ईआरजी का सिद्धांत जिसे दिया है एल्डरफर ने। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिवनेस, जी फॉर ग्रोथ। इसको एग्जिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं, एग्जिस्टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये आपका ई, ये है आपका आर, और ये रही आपकी जी, ई आर जी। यही है ई आर जी का सिद्धांत। अस्तित्ववादी मांग, संबंधवादी मांग, समृद्धि की मांग। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यही रहा आपका एल्डरफर का पूरा सिद्धांत, यही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत हम लोग लेने वाले हैं मॉर्गन एवं मूरे का। सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत में से है मॉर्गन एवं मूरे का सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं मॉर्गन एवं मूरे की। किसकी बात? मॉर्गन एवं मूरे। क्या कहता है इनका सिद्धांत? देखिए, अभी तक सबने, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं, हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं, साथ साथ समझते चलते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तक जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन सब ने अभिप्रेरणा का कारण किसको माना है? वातावरण में जो तत्व मौजूद रहते हैं, उन्होंने उसको अभिप्रेरणा का कारक माना है। अभिप्रेरणा का कारक किसे माना है? जो वातावरण में तत्व मौजूद रहे हैं, उनको उन्होंने अभिप्रेरणा का कारक माना है। मॉर्गन एवं मूरे, मॉर्गन एवं मूरे, ठीक। मॉर्गन एवं मूरे। अब समझिएगा इस बात को कि अभी तक जितने भी लोग थे, सबने वातावरण में जो तत्व मौजूद हैं उसको अभिप्रेरणा का कारण माना, पर इन्होंने शारीरिक रचना, मानव शारीरिक जो रचना है, उसको इन्होंने अभिप्रेरणा का कारण माना। क्यों माना अभिप्रेरणा का कारण? इनका कहना सिर्फ इतना था कि जो भोजन हमारे लिए मोटिवेशन का काम नहीं करता है, भोजन हमारे लिए मोटिवेशन का काम नहीं करता है। हमारे लिए मोटिवेशन का काम कौन करता है? हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है हमारी भूख। और हमारी भूख किसके कारण उत्पन्न होती है? हमारी शारीरिक रचना के कारण। लाख अच्छा खाना आपके सामने रख दिया जाए, आपको हम ढेर सारा दाल चावल इतना सारा खिला के और बैठा दें, अब आपके सामने रख दें पनीर रोटी, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी, उसको देखने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इसी से हमें यह चीज पता चलती है कि जो बाहरी वातावरण के तत्व हैं वो हमारे मोटिवेशन का कारण नहीं है, हमारे मोटिवेशन का कारण हमारी शारीरिक रचना है। ऐसा कहना है मॉर्गन एवं मूरे का। चलिए इनके सिद्धांत को लिख लीजिएगा।
इन दोनों ने अभिप्रेरणा का इन दोनों ने अभिप्रेरणा का शारीरिक रचना शारीरिक रचना या शरीर की मांग का सिद्धांत दिया है, जो व्यवहारवादियों के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक, जो व्यवहारवादियों के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि व्यवहारवादी हर प्रेरणा का कारण वातावरण में मौजूद बाह्य तत्वों को मानते हैं, वातावरण में मौजूद बाह्य तत्व को मानते हैं, जबकि मूरे का मानना है, बाह्य तत्व को मानते हैं, जबकि मूरे का मानना है कि हर अभिप्रेरणा का कारण मानव शरीर है। हर अभिप्रेरणा का कारण मानव शरीर है, क्योंकि प्रेरक भोजन नहीं मानव शरीर से उत्पन्न भूख है। यह रहा इनका पूरा सिद्धांत मॉर्गन एवं मूरे का। क्या कहता है इनका सिद्धांत? इन दोनों ने अभिप्रेरणा का शारीरिक रचना का सिद्धांत या शरीर की मांग का सिद्धांत दिया है, जो व्यवहारवादियों के बिल्कुल खिलाफ है। व्यवहारवादी हर प्रेरणा का कारण वातावरण में मौजूद बाह्य तत्व को मानते हैं, जबकि मूरे का मानना है कि अभिप्रेरणा का कारण मानव शरीर है, क्योंकि प्रेरक भोजन नहीं मानव शरीर से उत्पन्न भूख है। तो ये बात भी बिल्कुल लाजमी है, आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी। देखिए एक सेकेंड, देखिए इसको समझते हैं। आपको भी पता है कि क्या आप भोजन की वजह से तो मोटिवेटेड नहीं होते। मैंने आपको जैसे अभी पहले ही समझा दिया कि भोजन लाख अच्छा हो, लेकिन पेट में भूख होना जरूरी है किसी भी चीज को खाने के लिए। तो वही बात कही है मॉर्गन एवं मूरे ने कि हमारा जो प्रेरक है वो भोजन ना होकर हमारे शरीर के द्वारा लगने वाली भूख है। ठीक है, तो ये रहा उनका सिद्धांत। इसको लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आप लोगों की इच्छा हो। स्क्रीनशॉट लेने वालों तो उसको डिलीट ही करते हैं, बाकी आपकी इच्छा।
चलिए हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट सिद्धांत हमें लेना है स्किनर का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत जो हम लेने जा रहे हैं वो है स्किनर का सिद्धांत। चलिए, ये समझ में आ गया ना भैया, मॉर्गन एवं मूरे कुछ अलग बात कही थी इन्होंने, इसीलिए थोड़ा सा इनका सिद्धांत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने वातावरण छोड़ के शरीर रचना का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा जो है वो हमारे शरीर के कारण होती है, अभिप्रेरणा जो उत्पन्न होने का कारण होता है वो हमारे शरीर की वजह से होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हम लोग स्किनर की। किसकी बात करने वाले थे हम लोग? बात करने वाले हैं स्किनर की। यह है आपका आज का सिद्धांत नंबर 4, स्किनर का सिद्धांत। क्या कहते हैं स्किनर महोदय? स्किनर ने अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत दिया है उसे संगठनात्मक व्यवहार या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत दिया है? संगठनात्मक, गर्मी, हाय गर्मी गर्मी गर्मी, संगठनात्मक व्यवहार या ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिद्धांत दिया है। संगठनात्मक व्यवहार या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने। बहुत ही आसान सा इनका सिद्धांत है, 2 शब्द का। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है कि प्राणी उसी व्यवहार को कंटिन्यू रखेगा, प्राणी उसी व्यवहार को कंटिन्यू रखेगा जिसके कारण उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, जिसके कारण उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। इंसान उसी व्यवहार को कंटिन्यू रखेगा, बाकी जिस व्यवहार से उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा वह उस व्यवहार को वहीं पर छोड़ देगा, उस व्यवहार को वहीं पर छोड़ देगा। इतना सा मात्र इनका सिद्धांत कहता है कि इसको लिखते लिखते समझ लें। चलिए इसको लिखते लिखते समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी उसी व्यवहार के सकारात्मक पुनर्बलन को जारी रखेगा, सकारात्मक पुनर्बलन को जारी रखेगा, जिससे उसे पुरस्कार मिले, जिससे उसे पुरस्कार मिले। कहने का मतलब यह हुआ है, देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि आपको एक एग्जांपल याद होगा कि बच्चे को जब आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो क्या होता है कि बच्चे को नमस्ते कहने के लिए कहा जाता है। आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो बच्चे को नमस्ते कहने के लिए कहा जाता है कि बेटा अंकल आए हैं, आंटी आए हैं, इनको नमस्ते करो।
पता चला उसने आपको नमस्ते कहा और आपने उसकी कर दी जमकर तारीफ, घर में खुश कि वाह मेरे बेटे, मेरे मम्मी पापा ने भी जाने के बाद तारीफ कर दी, वाह बेटा तुमने नमस्ते बोला, देखो आप बेटा आपकी कितनी तारीफ हुई। बच्चा इस चीज से इतना इंप्रेस हुआ कि आगे से जो भी गेस्ट घर पे आएगा बच्चे ने उसको नमस्कार कहना शुरू कर दिया, प्रणाम कहना शुरू कर दिया, पांव छूना शुरू कर दिया। तो यही हुआ, यहां पर भी यही कहा गया है कि जिस व्यवहार का सकारात्मक पुनर्बलन जहां पर मिलेगा, जिससे उसे पुरस्कार मिलेगा, वही चीज वो उसी चीज को वो कंटिन्यू रखेगा जहां पे उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है या पुरस्कार मिलता है। जबकि उस व्यवहार का नकारात्मक पुनर्बलन करेगा, जिससे उसे दंड या फटकार मिले, दंड या फटकार मिले। तो ये रहा उनका पूरा का पूरा सिद्धांत। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग कर लिया भैया इसको। चलिए इसको हटाते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग मैकडूगल के सिद्धांत की। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं मैकडूगल की। आप सभी को इंतजार रहा होगा कि सर अभिप्रेरणा पढ़ रहे हैं और मैकडूगल कैसे नहीं आए, क्योंकि भैया सबसे इंपॉर्टेंट है इन्हीं का सिद्धांत, मैकडूगल का सिद्धांत। सेकंड में पानी पी लूं फिर आगे की क्लास करें। देखो जितना पानी निकालना है उतना पानी पीना भी तो पड़ेगा। बात करने वाले थे हम लोग किसकी, मैकडूगल की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं मैकडूगल की। देखिए मैकडूगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इनका सिद्धांत। मैकडूगल की बात करें तो इनके बारे में कुछ बहुत ही विशेष तत्व हैं जिन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान के उद्देश्यवादी, मनोविज्ञान के उद्देश्यवादी सिद्धांत का जनक, मनोविज्ञान के उद्देश्यवादी सिद्धांत का जनक कौन है? कौन है भैया? मैकडूगल। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि मनोविज्ञान के उद्देश्यवादी सिद्धांत का जनक कौन है, तो मैकडूगल है। इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हार्मिकवाद। इसे हार्मिकवाद, उद्देश्यवाद के साथ साथ इसे कहते हैं हार्मिकवाद। इसे हार्मिकवाद भी
इसे हॉर्मिकवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्मिकवाद। इसे हॉर्मिकवाद भी कहते हैं। आपका जो हॉर्मिक शब्द है, हॉर्मिक शब्द यूनानी भाषा से निकला है। हॉर्मिक शब्द यूनानी भाषा से निकला है। यूनानी भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। मतलब कोई कार्य जो किया गया है, उद्देश्य या प्रयोजन। हॉर्मिक शब्द का क्या अर्थ है? उद्देश्य या प्रयोजन। इसीलिए इसे उद्देश्यवाद के साथ साथ हॉर्मिकवाद भी कहा गया है। मानव के प्रत्येक व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है। मतलब जिससे जैसा काम, उसके साथ वैसा व्यवहार। आपसे काम है मुझे, तो वाह भैया, लल्लू बच्चू बेटा, काम निकल गया, तो चलो अपने रास्ते। आप कौन और हम कौन? हम तो आपको जानते ही नहीं हैं। उद्देश्य होता है मानव के व्यवहार का। अगर हम आपके पीछे पीछे लगे हैं तो समझ लीजिए कोई ना कोई काम जरूर होगा आपसे। हमारे प्रत्येक व्यवहार का कारण, प्रत्येक व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्ति होती है। और मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यह भी पता है। इस सिद्धांत को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी प्रेरणा का टॉपिक है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। आपको याद होगा हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में जब हम सभी वाद पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक उद्देश्यवाद हमने जब पढ़ा था, तो वहां पर हम मैकडूगल के सारे पॉइंट्स कवर अप कर चुके हैं। देखिए, कुल 14 मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने, जिनमें से कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने, ठीक है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है। ये सारी बातें हम अपने लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है। ये सारी बातें हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग मच वेल। तो इसको भी हम लोग, मैकडूगल की जो क्लास है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। बस थोड़ा सा बचा है आपको, 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग। हालांकि इसको हम लोग कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 या 3 में, कर भी चुके हैं, पर फिर भी यहां पर टॉपिक है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। तो तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए और मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।